वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम आपको ये पतंग कविता पढ़ाएंगे। तो इस कविता के बारे में आपको पहले के वीडियो में बता दिया है। तो पढ़ते हैं कविता। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद यहाँ पे ऋतु है, यानी कि जो हल्की सी ठंडक और हल्की सी गर्मी का जो एहसास होता है वो शरद होता है। पुलों को पार करना कि मतलब कई ऋतुओं को, जैसे बरसात, गर्मी, फिर उसके बाद जाड़ा आता है ना। तो इस तरह से ये है। और खरगोश जैसा, आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश के जैसे, तो यहाँ पर सूर्य के लिए आया है। भादों एक हिंदी का महीना होता है। सावन के बाद भादों का महीना आता है। और साइकिल तेज़ चलाते हुए यहाँ सूरज के लिए ही कहा गया है। घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इसमें शब्दों के अर्थ ज़्यादा बताने वाले हैं नहीं, तो नहीं बताया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्त होने तथा शरद ऋतु के आगमन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो क्या कह रहा है कि सबसे तेज़ बौछारें गईं, भादो गए, यानी कि जो सावन और भादव का महीना होता है, सावन में काफ़ी बारिश होती है तो, और भादव में भी होती है। 2 महीने बारिश के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। तो सावन का महीना ख़त्म हो गया, भादव का भी महीना ख़त्म हो गया और सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से खरगोश की आंखें लाल लाल दिखाई देती हैं, उसी प्रकार से अब सावन और भादों के महीने के बाद जो सूर्य है वो पूरी तरह से लाल लाल दिखाई पड़ता है। और सावन और भादों के महीने में बारिश का महीना होता है तो बादल वगैरह छाए रहते हैं, इसलिए सूरज अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से खरगोश की आंखें लाल चमकीली होती हैं, चमकती हैं, उसी प्रकार से शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से भी चमक रही है। सभी दिशाएं खिली हुई हैं, यानी चारों ओर सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है, आसमान भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से शरद रूपी जो प्रकाश है, जिसमें सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है, वह अंधेरे भादों के पुलों को पार करते हुए पीछे छोड़कर आ गया है। यहाँ पे शरद का मानवीकरण किया गया है, यानी पुलों को पार करते हुए, साइकिल तेज चलाते हुए, है ना। और वह अंधेरे भादों को, पुलों को पीछे छोड़कर आ गया है। तो यहाँ पे कवि ने, मैंने बताई आपको, मानवीकरण किया है कि वह एक डाकिये के समान अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए और बार बार क्या करता है, घंटियों को बजाता है, कि ज़ोर ज़ोर से घंटियां बजा रहा है और बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए, बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है कि बच्चों आओ और अब पतंग उड़ाने का समय आ गया है। अर्थात शरद ऋतु की जो सुंदरता होती है वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बाधित करती है। क्योंकि सावन और भादों के महीने में पानी भरा रहता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा खेलने वेलने के लिए बाहर नहीं खेलते हैं, घरों में ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब इसीलिए जो सूर्य है अब बच्चों को शरद ऋतु में अपने साथ खेलने के लिए, बाहर खेलने के लिए
बुला रहा है। तो इसके साथ आप इसका भाव पक्ष भी देखते हैं कि शरद ऋतु में प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसमें जो भाषा है वो सरल सरस प्रवाहमयी भाषा की सुंदरता विद्यमान है और अनुप्रास रूपक पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। जैसे आपका जोर जोर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और आपका ये पुलों को पार करते हुए में अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार यहाँ पर शरद को कहा गया है यानी सूर्य जैसा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका ये अलंकार है। और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। आगे कभी कहता है कि जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु की जो प्रकृति की जो चमक है, सुंदरता है, वो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, बच्चों को अपने खेलने के लिए बुला रही है। यह आसमान को इतना कोमल, साफ और विस्तृत बना देती यानी बड़ा बना देती है कि पतंग को उड़ाने के लिए उन्हें पूरा स्थान मिल सके। यानी पतंग को उड़ाने के लिए भाई कीचड़ वीचड़ की तो ज़रूरत होती नहीं है, बढ़िया साफ़ सुथरी जगह होती है, तभी बच्चे पतंग उड़ा सकते हैं, खेल सकते हैं अच्छे से, है ना, पतंग अधिक ऊंचाई तक उड़ाई जा सके। फिर दुनिया की सबसे हल्की, और आगे कवि कह रहा है कि पतंग में क्या क्या लगता है, तो सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी पतंग में प्रयोग होती है और फिर जाके जब पतंग तैयार होती है तो वो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ बन जाती है और वो सबसे ऊंचे आकाश में उड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और कवि कह रहा है कि जब पतंगें आकाश में उड़ती हैं, बच्चे पतंगों को आकाश में उड़ाते हैं और जब उनकी पतंग सबसे ऊंची उड़ती हुई नज़र आती है तो बच्चे हंसते हैं, सीटियां बजाते हैं और तालियां बजाते हैं। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और जो पतंगें होती हैं वो तितलियों की भांति दिखाई देती, ऐसे लगती हैं कि मान लो रंग बिरंगी जो तितलियां हैं वो आकाश में उड़ रही हों। तो इसमें वसंत ऋतु शरद ऋतु में वसंत के समय का भी वर्णन किया गया है और पतंग की बनावट में बच्चों के लचक शरीर, चंचल क्रिया, नम्र स्वभाव का भी वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से जो ये आपकी पतंगे हैं वो कोमल, बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक होती हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी बहुत सॉफ्ट और नाजुक होते हैं। तो इसमें भी भाषा अगर है तो सरल और सहज भाषा है और इसमें भी प्रकृति का मानवीकरण किया गया। अनुप्रास अलंकार की ऊपर उठ सके, ये है आपकी लाइन, ऊपर उठ सके में अनुप्रास अलंकार है। और पतंग की बनावट में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि भाई दुनिया की सबसे हल्की कागज़ और दुनिया का सबसे हल्की कमानी, तो ये सब प्रयोग यहाँ पर कवि ने बताए हैं। तो ये अतिशयोक्ति वर्णन है। तो ये आपका पैसेज है और ये यहीं पे कंप्लीट होता है। लगभग 2 पैसेज का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया है। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू।